नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जन क्रांति दल डेमोक्रेटिव के राष्ट्रीय कार्यालय में हैं और राष्ट्रीय कार्यालय में बिहार प्रदेश में जो आगामी चुनाव होना है उस चुनाव के मद्देनज़र इनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। उस बैठक में जन क्रांति दल डेमोक्रेटिव के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय वर्मा जी भी शामिल हुए। अजय वर्मा जी से कुछ बात करेंगे, इनसे कुछ बिहार को लेकर के सवाल भी है जिसके बारे में जानकारी लेंगे इनसे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ठीक, धन्यवाद। सर, बहुत जल्द बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और भारतीय जन क्रांति दल डेमोक्रेटिव जो है वो भी कहती है कि हम हिंदू आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं। हिंदू आइडियोलॉजी पर काम करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी पेटेंट है, अपने को पेटेंट मानती है और भारतीय जनता पार्टी के पहले जितने भी हिंदू आइडियोलॉजी पर काम करने वाली पार्टियां रही, जैसे जनसंघ, विश्व हिंदू महासभा, रामराज परिषद, इन सारी पार्टियों की आज स्थिति क्या है वो सभी लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हिंदू आइडियोलॉजी पर काम करने के बावजूद आपको पार्टी हिंदू आइडियोलॉजी पर बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्यामल जी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि हिंदूवादी पार्टी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम सभी जानते हैं कि हर किसी की एक आयु होती है, निश्चित आयु होती है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वनस्पति हो। हर किसी की एक निश्चित आयु होती है। आपने बहुत सुंदर कहा कि महासभा से शुरू हुई हिंदुत्ववादी पार्टी और भाजपा के रूप में चल रही है इस समय। अन्य दल भी बहुत उठे, हमने भी एक राजनीतिक दल खड़ा किया, हिंदुत्व पर ही खड़ा किया। तो मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ अपनी बात को रखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं किसान हूं। किसान सफल वो होता है, मान लीजिए मेरे पास एक आम की बाग लगी हुई है और उसमें बहुत अच्छे फल आ रहे हैं, बहुत बढ़िया फल रही है, लेकिन उसकी एक आयु है पेड़ की। निश्चित है कि वो पेड़ किसी दिन फल देना बंद करेगा। तो सफल किसान कौन होता है कि वो फल देना बंद करे, पुरानी बाग, उसके पहले ही नई बाग खड़ी कर दी जाए खेत में, तो वो सफल किसान माना जाता है। वही हाल पार्टियों का है कि जैसे भाजपा आज चरम पर पहुंच गई है, अब निश्चित है उसका पतन तो हो गए होगा कभी न कभी, जैसे कांग्रेस का हुआ, अन्य पार्टियों का भी निश्चित आयु है। तो ऐसे ही जब उसका पतन होगा तो दूसरा पेड़ अगर नहीं खड़ा होगा, दूसरी राजनीतिक दल नहीं खड़ा होगा, तो आगे फिर कौन संभालेगा। इसलिए इस राजनीतिक दल की ज़रूरत पड़ी। सभी विचारधारा वही है जो भाजपा ने ली, और भाजपा ने जो विचारधारा ली, सत्ता में तो पहुंच गई भाजपा, लेकिन उसके कृत्य सब एकदम विपरीत हो गए। जो उन्होंने कहा उसके सब विपरीत कर रहे हैं। क्योंकि मैं संघ का प्रचारक भी रहा हूं, संघ को बहुत गहराई से देखा है, तो जो कहा गया वो आज उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। हमारे दल या हमारे द्वारा जो पार्टी खड़ी गई, हमारे लोगों के द्वारा जो पार्टी खड़ी की गई, उसमें अभी पूरी तरह से एक शुद्धता है, विचारधारा है कि हम जो कहेंगे वही करेंगे। और इसीलिए शायद अभी हमको सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि हम 2009 से बराबर लगे हुए हैं। हर चुनाव में हम पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, कर्नाटक हो। लेकिन इस बार हमें जो लग रहा है कि हम बिहार में 2025 में निश्चित रूप से सफल होंगे, क्योंकि जनता का मोह जो भंग हो रहा है भाजपा के हिंदुत्व से, छद्मवादी हिंदुत्व से। जैसे अभी आप देख रहे हैं बंगाल जल रहा है, लेकिन भाजपा का कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता, यहाँ तक के सत्ताधीश, कोई भी एक शब्द आपने नहीं सुना होगा कहीं पर भी उनका, किसी भी उसमें आया हो चैनल में या कहीं पर भी। तो इसलिए ये सब जो जनता का मोह भंग हो रहा है हिंदुत्व की तरफ से, जो है अब सबका साथ सबका विकास कितने दिन चलेगा। और इसलिए 2025 में हमारा एक सफल प्रयास होने जा रहा है, जैसा कि हम सभी कार्यकर्ताओं ने हमारे ने तय किया है कि इस बार हम
बिहार में अधिक से अधिक चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशी उतारेंगे, और उस पर प्रयास भी चल रहा है, अच्छा प्रयास चल रहा है। अच्छे लोग ढूंढने में समय तो लगता ही है, अगर कंकड़ पत्थर ढूंढना हो तो चाहे जहाँ इकट्ठे कर लें, लेकिन अगर हीरा ढूंढना है तो उसमें समय तो लगता है। अभी आपने कहा कि आप संघ से भी जुड़े रहे, संघ के प्रचारक रहे, तो संघ जो हेडगवार साहब ने बनाया था वह संघ और आज मोहन भागवत जी का जो संघ है, इन बीच की जो यात्राएं रही है संघ का, उसमें जो बदलाव हुए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सही प्रश्न किया आपने कि संघ जो खड़ा हुआ था पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी के द्वारा, और इस समय जो संघ चल रहा है पूजनीय भागवत जी के द्वारा, तो दोनों में एक समानता है। वो समानता कौन है? दोनों के चेहरों में समानता है। भागवत जी का चेहरा और पूजनीय डॉक्टर साहब का चेहरा बिल्कुल एक जैसा मिलता जुलता है। तो लोग हंसी हंसी में कहते भी हैं कि एक व्यक्ति ने इसको खड़ा किया था और एक व्यक्ति इसको मिटाने के लिए आ गया है, क्योंकि संघ जो शुरू हुआ था वो जमीन आसमान का अंतर हो गया इस समय के संघ में। संघ की जो परिपाटी थी, संघ की जो कार्यशैली थी, संघ की जो विचारधारा थी, संघ की जो सोच थी, वो एकदम आज बदल गई है। आज क्या हो गई है? आज संघ हो गया जो है सत्ता लोलुप हो गया है। भाजपा में जाने की एक सीढ़ी बन गई है कि अगर हम संघ में आ जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे संघ को, तो हम बहुत जल्दी भाजपा के कोई ना कोई हम नेता बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे। ये सोच लेकर आज लोग संघ में जो है हमारे शामिल हो रहे हैं। पहले संघ क्या था? हम लोग जब प्रचारक थे या संघ के पहले कार्यकर्ता जब थे, तो समाज में जाकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक जाने के बाद उसके कष्ट में, उसके दुख में, उसके सुख में शरीक होना, उसके जो है जानकारी रखना कि हाँ हमारे यहाँ किस कार्यकर्ता के पास कौन सी समस्या है, उसको एन केन प्रकार से दूर करना, ऐसे सब विचारधारा थी। एक अपनत्व था, जैसे कि एक परिवार में होता है, तो ऐसे होता था। लेकिन इस समय क्या हो गया है? इस समय मोबाइल पर ही संघ के हो गया। ना तो कहीं संघ की शाखाएं आपको मिलेंगी, जितना इनका व्रत आ रहा है कि इतनी शाखाएं चल रही हैं, इतना हो रहा है, सब झूठ है, सरासर झूठ है। कोई भी कार्यकर्ता किसी जनता से तो मिलने का संभव ही नहीं है, जाता ही नहीं है, तो एकदम विपरीत हो गया है। अभी आपने कहा कि संघ जो है डॉक्टर साहब के समय से और अभी में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। सर, इस हिंदुस्तान में कई अल्पसंख्यक समुदाय हैं, यहूदी, पारसी आदि आदि, लेकिन आरएसएस ने केवल और केवल मुस्लिम जो अल्पसंख्यक कहलाते हैं उनका ही संघ बनाया है। क्या इस मुस्लिम संघ बनाने में भी आरएसएस का या भाजपा का कोई खेल है? बिल्कुल, बहुत बड़ा खेल है इसमें, बहुत बड़ा खेल है। अल्पसंख्यक, पहली बात तो वो मुस्लिम अल्पसंख्यक रह ही नहीं गया है, ये शब्द अब हटना चाहिए भारतवर्ष से। अल्पसंख्यक हमारे यहूदी, पारसी हैं। सिख को तो हम हिंदू ही मानते हैं, सिख को हम अलग मानते ही नहीं कभी हैं। सिख तो हमारे हिंदू समाज का अभिन्न अंग है, इसलिए सिख को तो अल्पसंख्यक है और उसमें कहीं श्रेणी में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यहूदी, पारसी वगैरह जितने भी ऐसे हैं हमारे, बौद्ध कह लीजिए, ये सब जो है अल्पसंख्यक हैं, इनको जोड़ना चाहिए था। लेकिन इनको नहीं जोड़ना, क्योंकि इनकी वोट नहीं है, मुसलमान के पास वोट है। इसलिए भाजपा जो एक कर रही है ना कि हम मुस्लिम समाज बनाएंगे, मुस्लिम संघ बनाएंगे, लेकिन उसका रिजल्ट कितना मिला है? मानिए इंद्रेश जी इसके प्रमुख बनाए गए थे उस समय, मुस्लिम जो संघ अभी भी वही हैं। तो ये जब संघ खड़ा हुआ तो उसके बाद उसका लाभ कितना मिला, इस पर भी समीक्षा होनी चाहिए थी। लेकिन हमको नहीं लगता है कि अभी तक कभी समीक्षा हुई हो। अगर समीक्षा हुई होती तो वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए था मुस्लिम का, लेकिन आज भी मुस्लिम का वोट प्रतिशत शून्य है। कहीं पर भी आप देख लीजिए, चाहे जहाँ देख लीजिए, मुस्लिम का वोट प्रतिशत जो भाजपा के लिए है वो बिल्कुल शून्य है। यहाँ तक कि जितने इनके मुख्तार अब्बास नकवी या जो भी हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, जितने भी हमारे मुस्लिम इनके कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा भी, उनको भी अगर लड़ा दिया जाए समाज में तो शायद वो हार के ही आएंगे। और सब राजसभा में बैठे हुए हैं,
तो हम कैसे मान लें कि संघ ने जो एक प्रयोग किया वो सफल है? भारतीय जन क्रांति दल के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बिहार में आप चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। बिहार में संगठन की क्या स्थिति है? बिहार में संगठन हमारा उतना मजबूत नहीं है जितना मानना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, संगठन भी थोड़ा धन के उसमें चलता है। अभी कार्यकर्ता हमारे पास जो जुड़ रहे हैं, जैसे कहावत कही गई है कि लक्ष्मी और सरस्वती का वास एक साथ नहीं होता है, तो हमारे पास तो जो बुद्धिजीवी वर्ग जुड़ रहा है उसके पास उतना अनाप शनाप पैसा नहीं है, 2 नंबरी या ऐसा में जो भी है। इसलिए संगठन में भी जो है थोड़ा अभी वो समस्या है, लेकिन जो हमारा एक विचारधारा इसमें चल रही है वो अब पनप रही है, अच्छी पनप रही है, और अच्छे कार्यकर्ता हमको मिल रहे हैं। कई कार्यकर्ता हमारे साथ ऐसे आए हैं जो आगामी 2025 में चुनाव लड़ेंगे, उसमें कई नाम भी हैं। तो धीरे धीरे सफलता मिल रही है, संगठन भी हमारा बढ़ रहा है पूरे प्रदेश में। अभी आपने कहा कि संगठन में धनाभाव है। एक तरफ आप धनाभाव की बात करते हैं, दूसरे तरफ इनकम टैक्स वाले जो हैं आपके कार्यालय पर छापामारी करती है और 50 करोड़ रुपए का देनदारी बताती है। तो ये दोनों बातों में विरोधाभास है, इस पर आप क्या कहेंगे? यही तो हास्यास्पद है। बड़ा जो ये केस हुआ, ये शायद अनूठा केस है भारतवर्ष में कि जिसके पास कुछ न हो उसके पास इतना बड़ा ब्लेम लगाया जाए। और जैसे 3 दिन हमारे यहाँ जो कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय पर यहीं पर जहाँ पर बैठे हुए हैं, 3 दिन तक जो है इनकम टैक्स की जो है रेट पड़ी, कुछ नहीं मिला उनको सामान्य रूप से। और उसके बाद भी पार्टी के ऊपर लगभग 50 करोड़ का, हमारे महासचिव पर लगभग 47 करोड़ का। तो अब ये बताइए कि पार्टी के पास अगर पैसा होता तो कहीं ना कहीं तो दिखता। ऐसा तो नहीं कि इतना ज़्यादा पैसा कहीं छुपाया जा सकता है। दूसरा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मुझसे आज तक नहीं पूछा गया इनकम टैक्स के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, कि आपकी पार्टी ने इतना इतना गबन किया है, उसका क्या मतलब वो है, रेशियो है। ना तो कहीं जांच की गई, गुजरात में खाता खोला गया, किसके द्वारा खोला गया, कैसे खोला गया, क्या पार्टी की सहमत थी। जैसे उसमें एक बायलॉज भी लगता है हमारी पार्टी का, जहाँ भी कोई खाता खोला जाता है प्रदेश में, या तो उसको भी कहीं मतलब बिना जांच किए और कह दिया गया कि आपके ऊपर 50 करोड़ की देनदारी है। मुकदमा हुआ, मतलब नोटिस आई, क्लेम चल रहा है। तो अब ये देखिए कितना हास्यास्पद है कि हमने तो आज तक 2 लाख एक साथ में नहीं देखा है, और 50 करोड़ की देनदारी हमारे ऊपर आई पार्टी पर। फिर पार्टी पर आई तो अलग है, और हमारे महासचिव पर अलग से। तो ये सब एक बड़ा हास्यास्पद केस है ये, और इसीलिए हमने कोर्ट में जो है उनके खिलाफ केस किया है। अब देखिए उसमें कैसे क्या चलता है। आपके संगठन में जो लोग हैं, आपने कहा कि बुद्धिजीवी हैं, तो किसी भी संगठन को चलाने के लिए उसके कुछ न कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ संविधान होते हैं। तो आपकी पार्टी बिहार में ये किसानों को लेकर के, जो यहाँ से बेरोजगार हैं, आए दिन पलायन कर रहे हैं, पलायन करने वालों की संख्या अगिनत है। उसके बाद शिक्षा की स्थिति बद से बदतर है, स्वास्थ्य की स्थिति उसी तरह से लचर है। तो आपकी पार्टी बिहार के इन जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को किस तरह से फेस करेगी? जी, बहुत सही प्रश्न किया। देखिए, बिहार भारतवर्ष का सबसे समृद्ध प्रदेश माना जाता था खनिज संपदा में। वो तो खैर झारखंड अलग हुआ तो खनिज संपदा थोड़ा उधर चली गई, लेकिन वैसे भी जितनी भी क्रांतियां हुई हैं वो सब बिहार से हुई हैं भारतवर्ष में, चाहे मुगलों के समय हुई हों, चाहे अंग्रेज़ों के समय हुई हों। बुद्धिजीवी में सबसे ज़्यादा अगर आज भी देखा जाए तो प्रतिशत में IAS और उसमें जो है बिहार के लोग मिलते हैं। यहाँ मैं तो 2009 से जब से पार्टी का गठन हुआ तो मैं बिहार को पूरा घूमा हूँ। मैंने यहाँ पर जितनी खनिज संपदा, जितना मतलब उर्वरा शक्ति देखी है यहाँ के भूमि में, उतनी उर्वरा शक्ति हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश भी एक बड़ा समृद्ध माना जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, यहाँ की व्यवस्था ऐसी रही, यहाँ के शासकों के द्वारा ऐसी व्यवस्था रही कि यहाँ के लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया। आज भी यहाँ का व्यक्ति जो पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, सबसे बलशाली माना जाता है। 3-3, 4-4 मंजिल जो है ईंटा रख के और चढ़ना उनके ऊपर जो है, माने मेहनत करने में भी, अगर वो व्यक्ति यहाँ पर अपना उनको पूरा प्रोत्साहन मिले, उनको व्यवस्था मिले, तो यहाँ पर वो सफल हो सकते हैं, बहुत बढ़िया सफल हो सकते हैं।
लेकिन यहाँ की नीति ऐसी रही कि यहाँ से शिक्षा को डाउन किया गया। जब शिक्षा नहीं होगी तो व्यक्ति के पास जो है अमूमन ज्ञान नहीं आएगा, और जब ज्ञान नहीं आएगा तो कैसे कुछ कर पाएगा। तो इसलिए शिक्षा को यहाँ नष्ट किया गया। यहाँ की जो है जितनी संपत्तियाँ थीं उनको नष्ट किया गया। यहाँ के जितने उद्योग थे, अब जूट का उद्योग किशनगंज का वाला कितना बढ़िया उद्योग था, वहाँ पर कितना अभी भी जूट का उत्पादन होता है। लेकिन यहाँ जितने भी फैक्ट्रियाँ थी, जो इतना उद्योग कारखाने थे, वो बंद हो गए, वो बंगाल जाता है जूट। अभी मखाना का कितना बड़ा चल रहा है। अभी जब यहाँ के कुछ लोगों ने उसको उठाया तब जाके भाजपा ने उसको जो है कैप्चर कर लिया कि हाँ हम इसको मखाना उद्योग को करेंगे, जबकि मखाना का सबसे बड़ा जो है उत्पादक बिहार है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है कि यहाँ शिक्षा का नालंदा विश्वविद्यालय जो कितना विश्व में प्रसिद्ध था, ऐसा नहीं कि यहाँ शिक्षा का कोई माध्यम नहीं था, सब कुछ था यहाँ पे। लेकिन यहाँ के शासकों के गलत नीतियों के कारण बिहार को आज पलायन पर मजबूर होना पड़ा है। और कुछ भी अभी नहीं बिगड़ा है, ना तो यहाँ पर धन संपत्ति कुछ नष्ट हुई है, ना तो कुछ उर्वरा शक्ति कोई छीन के ले गया है। पेड़ आपको सैकड़ों मील चले जाइए, पेड़ देखने को नहीं मिलते हैं, जबकि वृक्ष धरा का जो है माने सपूत कहा जाता है। तो इस तरीके से कुछ नीतियां हैं। हम इस पर सभी बिंदुओं पर हमने ध्यान दिया है, सभी बिंदुओं को हमने अपने संकल्प पत्र में लिया है। क्योंकि मैं खुद किसान हूं और एक जागरूक किसान हूं, नई से नई खेती भी करता हूं। यहाँ पर अगर ऐसा मौका मिला तो देख लीजिएगा कि 2-3 साल के अंदर ही पूरा परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ से पलायन एकदम शून्य हो जाएगा, ये मेरा वादा है। किसानों की बात सभी लोग करते हैं। शुरुआती दौर से ही, जब से हम लोगों ने होश संभाला और राजनीतिक बातों को समझने लगा, तब से ही सुन रहे हैं हर खेत को पानी, और हर हाथ को काम। लेकिन यह जो नारा है यह केवल चुनावी जुमला हो गया है। जब चुनाव आता है तो लोग ये कहते हैं कि हर खेत को पानी और हर हाथ को काम मिलेगा। लेकिन आज जो सड़क निर्माण का जो अंधी दौर चली है, उस दौर में जितने किसानों के फ्री में पटवन की व्यवस्थाएं रही, जैसे नहर, पैन, आहर, उनको भर करके, उनको मिटा करके सड़कें बना दी जा रही है। और सत्ता में जो लोग बैठे हैं या जो सत्ता पक्ष के लोगों के समर्थक हैं, वह कहते हैं कि यही विकास है। क्या सड़क बना करके, स्कूलों को मिटा करके, नहर पैन को मिटा करके विकास संभव है? जी नहीं, कतई संभव नहीं है। और कहते हैं जाके फटी न पैर में आई, वो क्या जाने पीर पर आई। अभी तक जितने भी शासक सत्ता में आए, उनका किसानी से कभी कोई मतलब ही नहीं रहा, खेती से उनको कोई मतलब नहीं रहा भी तो बहुत बड़े बड़े फार्मर रहे होंगे जो उनके पास, उन्होंने कभी खेत में कदम नहीं रखा होगा। मैं चूँकि स्वयं अपने हाथ बैलों से हल जोता है, ट्रैक्टर से हल जोता है, आज भी मैं खेती लगभग अपने आप करता हूँ। तो अभी तक जो शासन सत्ता पे जब आया नहीं व्यक्ति, तो वो क्या जाने उसका दर्द क्या होता है। जिस बाज़ार में आप गए न हो, उस बाज़ार का भाव आपको कैसे मालूम होगा। केवल एक चौधरी चरण सिंह जी आए थे जो हमारे सत्ता में, उन्होंने बहुत कुछ किसानों के लिए किया भी था। तो अभी तक सब पूंजीवादी आ रहे हैं, पूंजीपति आ रहे हैं, पूंजीवादी आ रहे हैं। तो वो पूंजीवादी जो आ रहे हैं तो अपने पूंजीवाद को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। जैसा कि सड़कों ने, आपने पूछा कि सड़कों के क्या बनने से विकास होगा, तो संभव नहीं है। हाँ, उसका भाग होता है, सहभागिता होती है कि सड़कें अच्छी होंगी तो आवागमन में सुविधा रहेगी। लेकिन अगर हम खेती को नष्ट करके और सड़कों को बढ़ाएंगे तो ये विकास नहीं होगा। जैसे शरीर के में अगर पूरे शरीर में आप तेल लगाएंगे तो शरीर आपका बलवान होगा, कि किसी हाथ को खाली आप जो है खूब तेल से भरा सराबोर करते रहें तो शरीर सुदृढ़ नहीं होगा। इनका विकास क्या है? इनका विकास सेम ऐसा ही है। इनके विकास में ये है कि खाली वो एक हाथ को पकड़ लिए और हाथे में तेल लगा रहे हैं, कह रहे नहीं हम शरीर को पूरा सुदृढ़ कर रहे हैं, हम विश्वगुरु बन रहे हैं। विश्वगुरु कैसे बनेगा? विश्वगुरु बनेगा जब 80% हमारा किसान, हमारा मजदूर, वो जब गरीब रहेगा तो कैसे विश्वगुरु बनेगा? कैसे हमारा देश समृद्ध होगा? जैसे वो कहावत भी कहते हैं ना, 100 में 99 मेहमान फिर भी हमारा भारत महान। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब खाली कहानियों में है, इनके सब बातों में है, चुनावों में है, चुनाव के घोषणा पत्रों में है, दिखावे में कहीं नहीं है। मेरे पास उसका सबका हल है। आपका जानवर जब समृद्ध होगा, जानवर के कहते थे पहले कहते थे कि धन होए नदी के काछे, कि धन होए गऊ के पाछे।
आज गौ माता हमारी सड़कों पे मारी मारी घूम रही है। गऊ के पाछे धन नहीं था। उसकी कहावत का अर्थ ये था कि गऊ के पीछे माने अगर गऊ गोबर है, जो है गोबर जब देगी वो किसान जब खेतों में डाला जाएगा तो हमारे यहाँ जो संपत्ति बढ़ेगी, हमारी पैदावार बढ़ेगी। और ये और भी कहावत है कि जैसे गाय के अंदर कहा गया है कि सभी देवी देवताओं का वास है, तो लक्ष्मी के पीछे हम भाग तो रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी का जहाँ वास है, जहाँ घर है, उनके घर हम जा ही नहीं रहे हैं। लक्ष्मी का वास हम लोग सब जानते हैं गोबर में है। गोबर को तो हम सड़कों में नालियों में बहा रहे हैं ना, खेत तक जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो लक्ष्मी हमारे कैसे मिलेंगी? हम अगर हमारे घर आपके घर हमको आना है तो हम आपके घर पूछ कर पहुँचेंगे, तभी तो हम श्यामल जी के घर पहुँचेंगे। श्यामल जी का घर हम पूछ नहीं रहे हैं, हम पूछ रहे हैं दूसरे का घर, और जाना हम जा रहे हैं श्यामल जी के घर। तो ये सब गलत होगा। इसलिए हमारा उद्देश्य जो है कि अगर समृद्धि लानी है तो हमको गाय को पकड़ना होगा। गाय के जो कहा गया है कि गाय के गोबर को पकड़ना होगा, खेती को पकड़ना होगा। खेती के माध्यम से हम जब विकास करेंगे तब हमारा विकास होगा, न कि सड़कों से और फैक्ट्री लगाने से। अभी वक्फ बिल पास हुए हैं। वक्फ बिल के रिएक्शन में आपने देखा है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की जो स्थिति बनी हुई है, सोशल मीडिया पर या बड़े मीडिया हाउस में दिखाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने को हिंदूवादी विश्व की सबसे बड़ी संगठन कहती है। अभी पिछले 11 वर्षों से केंद्रीय राज्य सरकार में है। उसके बावजूद पश्चिम बंगाल में जो लगातार बहुसंख्यक पर हमले हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। तो फिर यह कैसा हिंदुत्व का उसका नारा है? जी, मैंने तो सबसे पहले यही कहा था कि छद्म हिंदुत्व जो भाजपा के पास है, उसका छद्म हिंदुत्व है। सबका साथ सबका विकास उनको दिख रहा है। मुर्शिदाबाद में क्यों, पूरे बंगाल में समझ लीजिए आप, हिंदू मारा जा रहा है। कश्मीर की स्थिति जो हुई थी वो भी इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। उसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे जब कश्मीर का कांड हुआ था। आज हमारा सबसे बड़ा जो इस समय कहा जाता है हिंदुत्व का पुरोधा जो शासन कर रहा है, उसके समय में पूरा बंगाल जल रहा है। बंगाल ही क्यों जल रहा है कि हमारे आप उत्तर प्रदेश में आइए, देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरा जो है हिंदू विहीन होता जा रहा है धीरे धीरे। देवबंद, सहारनपुर, कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा अगर आतंक संगठन है, इनका जो कारखाना, वो देवबंद में है। और हम कहते हैं कि हम बड़े हिंदुत्ववादी हमारे हैं, माने जो है चाहे उत्तर प्रदेश के मुखिया हों, चाहे भारत वर्ष के मुखिया हों, एक भी शब्द भाजपा के किसी भी पदाधिकारी द्वारा, भाजपा के किसी सत्ताधीश द्वारा, केंद्रीय मंत्री द्वारा नहीं आया है जो मुर्शिदाबाद में बंगाल में हो रहा है। 250 एकड़ के जो है फार्म लोगों के, हिंदुओं के जलाए जा रहे हैं, तहस नहस किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, लोग सड़कों पर काटे जा रहे हैं। अभी कल मैंने एक वीडियो देखा था, एक व्यक्ति को मारा हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है, और एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, जबकि इनके पास सेना है, शासन है इनका। क्या ये राष्ट्रपति शासन लगा, न राष्ट्रपति शासन लगाएं, लेकिन मिलिट्री को वहाँ तो मौजूद कर सकते हैं, लेकिन किसी का शब्द नहीं आ रहा है। कोई थाईलैंड घूम रहा है, कोई मलेशिया घूम रहा है, कोई अमेरिका घूम रहा है, हिंदुत्व से मतलब ही नहीं है, और कहते हैं हम बहुत बड़े हिंदुत्ववादी हैं। सर, एक आखिरी सवाल बिहार से जुड़ा हुआ। बिहार के एक नायक जो आधुनिक बिहार के निर्माता भी कहे जाते हैं और बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए भी कई काम किए। जैसे में एक उदाहरण है आपको, बाबा बैद्यनाथ धाम जो जगह है, वहाँ जो मंदिर है, वहाँ पे दूसरे लोगों को प्रवेश वर्जित था, लेकिन श्री कृष्ण सिंह ने आज़ादी के बाद यह काम किया। ये मैं नहीं कहता, ये लोगों का कहा हुआ मैं जानता हूँ। और उन्होंने कई उद्योग धंधे, जिस समय बजट कम हुआ करता था, उस समय इन्होंने रसिया के मदद से या और दूसरे देशों के मदद से बिहार में उद्योग धंधा भी लगवाया, कई उद्योग लगवाए। क्या देश के आज़ादी के बाद के इस बिहार निर्माता को
भारत सरकार का जो सर्वोच्च सम्मान है, हाँ, उस भारत रत्न वगैरह। उस सम्मान से क्या उन्हें सम्मानित करना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ऐसे तो व्यक्ति को ही सम्मानित करना चाहिए, न कि ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करना चाहिए कि जो मैंने जिसका कोई योगदान न हो समाज में, समाज के अब उसमें खेल खेल में या दुनिया में जितने भी पता नहीं कैसे कैसे लोगों को पदक दिए जाते हैं। किसी को राष्ट्रपति पद्मश्री दी जाती है, किसी को मैंने जो है पद्म भूषण दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है। लेकिन इन सब का महत्व क्या है? महत्व होना ये चाहिए कि जिस व्यक्ति ने समाज के उत्थान के लिए, समाजोत्थान के लिए जो काम किया है उसको आगे बढ़ा, क्योंकि उसी को देख कर तो लोग आगे बढ़ेंगे। रहेगा जो है दलित और फलाने के लिए, तो हम लोग तो कभी दलित और उसका कोई महत्व ही नहीं मानते। हम तो केवल समाज को मानते हैं कि जो समाज है, और इसलिए हमारी जितने भी संकल्प पत्र में बिंदु लिए गए हैं उसमें ऐसा कहीं जातियों का कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं है। जो कोई भी व्यक्ति है, मनुष्य है, जन्मा है, भारत उसको माता मानता है, इस पृथ्वी को माता मानता है, उसके विकास के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाए जाएं, यहाँ पर कहीं कोई ज़रूरत नहीं कि रसिया की और अमेरिका की मदद लेने की। अपने यहाँ इतनी ही खनिज संपदा है कि आपको किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल अपने यहाँ छोटे छोटे इतने कुटीर उद्योग खड़े हो सकते हैं जिनके द्वारा फिर हमारा बिहार, और बिहार जब समृद्ध होगा तो भारत समृद्ध होगा। ऐसा नहीं है कि हम खाली भारत को समृद्ध कैसे करेंगे। जब छोटे छोटे गाँव से हम शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भारत समृद्ध होगा, भारत विश्वगुरु बनेगा। इन सब की ज़रूरत है यहाँ पर, और बहुत स्कोप है यहाँ पर काम करने का। लेकिन उस दिशा में किसी की दृष्टि ही नहीं जा रही है। दृष्टि कहाँ जा रही है कि एन के इन प्रकार पैसा देकर, शराब बांटकर और वोट खरीदो, शासक बन जाओ, शासन करो, बस केवल इतना उद्देश्य रह गया है। किसी को धूप में निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। सड़कों पे निकलें तो सड़कों की स्थिति देखें, किसानों के बीच जाएं। पहले चौपालें लगती थी, मंत्री आते थे, विधायक आते थे, बीच बैठते थे, उनके सुख दुख पूछते थे। आज कितनी में चौपालें लग नहीं बताइए, जबकि सोशल मीडिया इतना हावी है। अगर ये लोग चाहें, नेता लोग, तो बहुत कुछ हो सकता है। तब तो इतने संसाधन भी नहीं थे, अब तो बहुत संसाधन है दुनिया में, लेकिन उनका कोई सदुपयोग नहीं करना चाह रहा है उन संसाधनों का। अभी आप जन क्रांति दल डेमोक्रेटिव के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुना। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के छद्म हिंदुत्व की वजह से मुझे एक नई पार्टी का गठन करना पड़ा, जो केवल और केवल शुद्ध हिंदुत्व को लेकर के काम कर रही है। और पिछले 2009 से इसको गठन किया गया है। और बिहार के चुनाव में इनकी क्या भूमिका रहेगी, इनके कार्यालय पर इनकम टैक्स का जो अनोखा छापा हुआ और लगभग 50 करोड़ रुपया देनदारी की बात हुई, इन सब पर इन्होंने अपनी बात को रखा। साथ ही इन्होंने कहा कि अच्छे लोगों को चुनने के लिए आगे बढ़ें, आम नागरिक, आम मतदाता 2025 में बेहतर सरकार बनाए जो आम लोगों के लिए काम करे, न कि केवल सत्ता में बने रहने के लिए। सर, आपने जो हमारे लिए समय दिया उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। सत्य अमला के दर्शकों से आग्रह है कि आप हमारे जो भी समाचार है उसको शेयर करें, और उसमें आपको अगर कुछ कमियां दिखती है उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम अपने कमियों को सुधार सकें। साथ ही आप जो भी दर्शक ये सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।